हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी यादव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसंग क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आज आपका जो गणित और बायोलॉजी का पेपर था वो बहुत ही अच्छे से गया होगा। तो मैं आज की इस क्लास में आपको फिजिक्स के लिए कुछ लेकर आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें कैसे लिखा जाता है, सुंदर लिखावट पे कितने अंक मिलते हैं, कितना नंबर होता है, और साथ में इस क्लास में हम आपको बताएंगे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्या टॉपिक पढ़े कि हम 2 दिन में ही आपका जो अगला पेपर है भौतिक विज्ञान का उसमें अधिक से अधिक अंक पाया जा सके। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, एक पेपर है हमारे पास अगले साल का, तो उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। तो देखिए इस पेपर में सबसे पहले 5 खंड आपको मिलेंगे। कितने खंड? 5 खंड रहेंगे। आपके जो खंड रहेंगे वो कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। खंड का जो नाम रहेगा आ, बा, सा, दा, या, ये प्रश्न रहेंगे। आ, बा, सा, दा, या, इतने प्रश्न रहेंगे। 5 खंड रहेंगे और 5 खंड में जो सबसे पहले आ है ये क्या रहेगा? बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। क्या रहेगा? बहुविकल्पी प्रश्न। और बहुविकल्पी प्रश्न में इसमें 6 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 6 प्रश्न। और 6 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का रहेगा? 1 अंक का। ठीक। अब देखिए दूसरा जो खंड है आ, ये क्या रहेगा? आपका अतिलघुत्तरी रहेगा। क्या रहेगा? अतिलघुत्तरी। इसमें कितने प्रश्न है आपके? इसमें भी आपके 6 प्रश्न रहेंगे और ये भी कितने अंक का रहेगा? 1 अंक का रहेगा। ठीक। अब उसके बाद आपका आ जाता है क्या? लघु उत्तरी। लघु उत्तरी प्रश्न यानी आपका जो सा वाला खंड है ये क्या रहेगा? लघु उत्तरी रहेगा। और लघु उत्तरी में इसमें बताया गया है, इसमें लघु उत्तरी में 4 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 4। और प्रत्येक का 2 अंक रहेगा। प्रत्येक का 2 अंक, यानी लघु उत्तरी में 4 प्रश्न और प्रत्येक का 2 अंक। और इसके बाद जो आपका चौथा खंड दा है ये आपका क्या रहेगा? दीर्घ उत्तरी। और जो अब आके ये दीर्घ उत्तरी रहेगा तो इसमें आपको जैसे इसमें देखिए, इसमें पहले इसको पहला नाम दे दिया जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी यहाँ पर आपका क्रम क्या रहेगा? चौथा। इसमें 2 खंड है। जो आपका दा वाला है इसमें इसके 2 उपभाग है, या कह सकते हो जो खंड आपका दा है इसमें 2 उपभाग, यानी चौथा और पांचवा। अब देखिए चौथा और पांचवा, इसमें देखिए इसमें प्रश्न इसमें 5 है और प्रत्येक कितने अंक का है? 3 अंक का है। प्रत्येक कितने अंक का है? 3 अंक का। और जो आपका चौथा था उसमें क्या? 5 और 5 प्रश्न है, प्रत्येक 3 अंक का। और पांचवा जो है इसमें भी क्या है? 5 प्रश्न है और प्रत्येक कितने अंक का है? 3 अंक का है। यानी इसमें आपको 10 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक 3 अंक के रहेंगे, यानी आप किसमें? दीर्घ उत्तरी में। अब बचा आपका क्या? या इसमें जो आपका बचा हुआ है आपका जो ये खंड या है इसमें आपको मिलेंगे 4 प्रश्न। उसका नाम रहेगा क्या? 6, 7, 8, 9। 6, 7, 8, 9 ये आपके 4 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक में क्या? 5 अंक आपको मिलेंगे। हल करने पर आपको 5 अंक मिलेंगे। ये तो हो गया पूरे पेपर का स्ट्रक्चर। अब देखिए स्ट्रक्चर के बाद इसमें हम आपको बताएंगे कि किसमें विकल्प, यानी विकल्प मतलब किसमें आप कर सकते हो कि क्या पूरे प्रश्न ही रहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, कभी कभी होता है कि अतिलघुत्तरी में बहुविकल्पी में तो विकल्प रहेगा, आप इसको हल करना है, जो आता रहेगा उसको टिक करके पहले रखना है, जो नहीं आता है उसको पूरा चारों विकल्प रखे रहेंगे। अंत तक अगर आपको हेल्प हो जाती है तो आप उसमें सही कर देंगे, छोड़ के नहीं आना है। अब देखिए आपका जो बा वाला है इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्या जितने प्रश्न है 6 प्रश्न है 6 करने। अब इसमें आंतरिक का जो विकल्प की बात होती है, जैसे आप 6वें का जो इसमें दूसरा प्रश्न है दूसरे का खा हल कर रहे हो, खा में इसमें मतलब अगर 6 प्रश्न 6 ही रहेगा, लेकिन साथ में इसमें देखो जैसे खा कुछ प्रश्न दे दिया और बीच में अथवा लेकर के एक दूसरा प्रश्न लिख देगा और फिर यहाँ पर गा लिखेगा। तो अब यहाँ पर इसमें केवल इस प्रश्न के लिए आंतरिक विकल्प है कि आप खा वाला हल करेंगे तो या तो इसको हल करेंगे या तो इसको, और अदर दूसरे के लिए नहीं है। अब यह सिस्टम जो है ये आपका लघु उत्तरी में भी देखने को मिल जाएगा और साथ साथ दीर्घ उत्तरी में भी देखने को मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं, यहां तक तो हो गया। अब बात करते हैं किसमें का? 6, 7, 8, 9। तो इसमें चारों प्रश्न में आपको एक मतलब 2-2 प्रश्न रहेंगे। 2-2 प्रश्न रहेंगे और 2 प्रश्नों में आपको एक ही हल करना होगा। अब देखिए तो आपका पूरा हो गया। अब अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है या नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करोगे? तो मैं बार बार बताया हूं, आपके जो पेपर में इसमें प्रश्न रहेंगे इसी को आप इसमें लिखना है। और मैं साथ साथ ये भी बता दूं आपको कि जैसे आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न या कुछ है तो जैसे आप उसके बारे में कुछ जानते हो
हल करना कुछ पूरा नहीं पता है, कुछ पता है, तो आप क्या करोगे कि पहले जो प्रश्न आते रहेंगे उसको सबसे पहले लिखोगे। अब जिसको नहीं आता है उसके बीच बीच में आप क्या करोगे, वो जो जानते हैं उसको लिख करके उसको थोड़ा और बढ़ा करके लिख करके आपको अंक पूरा मिल सकता है। अब देखिए, अब यहाँ तक की बात हो गई। अब प्रश्नों को ऐसे हल किया गया। अब मैं आपको बता दूं इसमें प्रश्न कैसे बने हुए हैं, कैसे अंक विभाजित किया गया है। तो मैं बता रहा हूं आपको कि 35 अंक आपको पार्ट 1 से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? पार्ट 1 से। और दूसरा 35 अंक आपको मिलेगा पार्ट 2 से। कहां से? पार्ट 2 से। यानी दोनों प्रश्न 70 अंक का रहेगा। 35 नंबर आपको पार्ट 1 से मिलेंगे और 35 नंबर आपको पार्ट 2 से मिलेंगे। मैं आपको बता दूं इसमें जो मेरा मानना है, इसमें आपको 45 नंबर जो है, यानी 70 नंबर में 45 नंबर आपको परिभाषा यानी डिफिनीशन से और आपके जो सूत्र है यानी निगमन से, सूत्रों के निगमन से वहां से मिलेगा। और 25 अंक आपको न्यूमेरिकल यानी आंकिक से मिलेगा। तो अगर आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिभाषा दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाती है, एक को करना रहता है, एक को नहीं करना रहता है। इस प्रकार ये अंकों का विभाजन हो गया, ये आपको हल करना हो गया। और इसके बाद मैं आपको पूरे फिजिक्स का बता रहा हूं कि कौन कौन से प्रश्न बहुत अनिवार्य है। तो मेरे पास यहाँ पर एक है जिससे मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रश्न आपको क्या पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ने हैं, आपके पाठ्यक्रम का क्या अनिवार्य है, क्या नहीं अनिवार्य है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पहली यूनिट की, इसकी स्थिर वैद्युतिकी की। स्थिर वैद्युतिकी क्या, इसमें आपको बताएंगे कौन कौन सा पार्ट है। कूलाम का नियम वाला पार्ट है, गॉस की प्रमेय, और तीसरा वैद्युत विभव और विभवांतर। तो मैं इसमें आपको बता दूं, सबसे पहले आपको वैद्युत आवेश, इसके प्रकृति के बारे में अच्छे जानते ही होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। और अगर इसमें जो कूलाम का नियम है, इसमें आपको अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अध्यारोपण का सिद्धांत। ये पहला आपका हो गया, ये इसको बहुत जरूरी है, ये आपको पढ़ना है पहला। आप देखिए, और आपके पहले पाठ में कोई विशेष ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको पढ़ना हो। हाँ, एक और है, क्या दूसरा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा वाला, इसको आपको पढ़ना है। एक समान टाउ बराबर पी साइन थीटा, आप इसको पढ़ के आप इसको कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी या निरक्षीय स्थिति भी हो सकती है, लेकिन हमारे अनुसार ये आपको नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद आ गया आपका वैद्युत बल रेखाएं, तो आप कर लोगे, उसमें बताता है कैसे क्या होता है। अब देखिए इसके बाद आ गया आपका गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय कभी कभी अति लघुत्तरीय प्रश्न में आ जाता है। और इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे एक अनंत समांतर लंबाई की जो चादर होती है उसके लिए, ठीक, अनंत लंबाई की जो चादर होती है उसके लिए जो डेरिवेशन होता है, उसके लिए आपको पढ़कर यही आपको पढ़ना इस पाठ में, यानी गॉस की प्रमेय में। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको बता दूं चौथा पाठ यानी जो वैद्युत विभव का है, तो वहां पर आपको जब देखिए आपका जो चौथा है वो आपको क्या, समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समांतर प्लेट संधारित्र। और संधारित्र के बारे में आप जानते रहिए, अगर अति लघुत्तरीय मैं आप इसमें बात कर रहा हूं कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या आने की ज्यादा चांसेस है। और उसके साथ साथ जब इसमें संधारित्र में संचित ऊर्जा, क्या संधारित्र में संचित ऊर्जा, पूरा पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आप संधारित्र वाले पाठ में पढ़ लेंगे। और जो वैद्युत विभव वाला पाठ है उसमें से वैद्युत विभव में आपको समविभव पृष्ठ पढ़ना है। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है? विभव वाले पाठ में समविभव पृष्ठ, और एक आपको पूछा जाता है। और इसमें साथ साथ इसके लिए इसमें जैसे वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव में अंतर, ये सब पूछ लिया जाता है, इसको आप सब लोग हल कर लेना। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसके बाद आपको संधारित्र वाले पाठ में यही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। या कभी कभी ये भी पूछ लेता है जब उसके प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई पदार्थ भरा हो, परावैद्युत पदार्थ, तो उसको आपको सीख लेना है। आप वैद्युत धारा यानी वैद्युत चालन वाले पाठ से बात करते हैं, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? धारा, विद्युत, यानी इसके लिए जो सब कुछ होते हैं, यानी प्रतिरोध, वैद्युत शक्ति, इससे रिलेटेड परिभाषाएं पूछ लेते हैं। अनुगमन वेग है, ठीक, धारा घनत्व अनुगमन में संबंध होता है, ये सब आपको सीखना है। आपको ये बहुत जरूरी है, अनुगमन और धारा घनत्व में संबंध। ठीक, अब इसके साथ मैं आपको बता दूं मीटर सेतु, किरचॉफ वाले नियम में किरचॉफ का नियम आपको पढ़ लेना है दोनों। ठीक, किरचॉफ का नियम और साथ में मीटर सेतु यानी व्हीटस्टोन सेतु में। और श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन आने वाला नहीं है, प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन आने वाला नहीं है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं सेल के आंतरिक प्रतिरोध, जब किसी विद्युत वाहक हो, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है, विद्युत वाहक बल से क्या क्या समझते हैं, ये सब पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया आपका ये 2 यूनिट का धारा विद्युत तक। अब हम बात करेंगे किसके? चुंबक वाले पार्ट से। किसमें? चुंबक। तो चुंबक में आपको क्या पढ़ना है? चुंबक में सबसे पहले आपको ओस्टेड का प्रयोग पढ़ लेना है।
बायो सेवर्ट का नियम तो अति आवश्यक है, बी बराबर म्यू आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, इसको आपको देख लेना है। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें जो दो समांतर जो बल होता है, दो समांतर यानी जो I1 I2 अपान R1 R2 होता है, उसका आप सूत्र डेरिवेशन सीख लेंगे, ये आपको बहुत जरूरी है। और साथ साथ आपको चल कुंडली पढ़ लेना, यानी चौक कुंडली जो है आपको उसको पढ़ना है, और साथ में चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण देख लेना है, ये बहुत जरूरी है। और एम्पियर का जो परिपथी नियम है इसको भी आपको जान लेना है। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे हम चुंबक में आपको जो बताया गया आप उसको सुन लिए होंगे। और आपके बाद इसके बाद मैं बता रहा हूं विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, प्रेरण वाले पाठ में क्या आपको आवश्यक है ये आप समझ लीजिए। प्रेरण वाले पाठ में सबसे पहले फराडे का नियम, फराडे का नियम आप देख लेंगे। और भंवर धारा ये आपसे काफी बार पूछा जाता है, आप इसको देख लेंगे। और दिश धारा एसी और डीसी में क्या अंतर है ये कभी भी पूछ लिया जाता है। ठीक, और साथ में आपको मैं बता दूं जो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता के लिए शिखर मान व वर्ग माध्य मूल मान, इसको आपको IRMS या BRMS ये आपको सीखना बहुत ही आवश्यक है, ये आपको पूछा जा सकता है। प्रतिघात या प्रतिबाधा इसको आपको जान लेना है। और जब श्रेणी क्रम, इसमें देखिए एक और क्या आपको महत्वपूर्ण है, श्रेणी क्रम में जब LCR परिपथ या कोई दो परिपथ CR या LR है तो इसको आपको सीख करके इसमें आपको जान लेना है। और इन सब के बीच में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, एक ऐसा पहलू आपको पकड़ना है जिससे आपको ये पूरा याद हो जाए और आप आने वाले पेपर में अच्छा कर सकें। और इसके बाद जनित्र हो गया और ट्रांसफार्मर, जनित्र या ट्रांसफार्मर में कोई एक पूछा जाता है और वो आपके साथ क्या आ सकता है इसको तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन दो जनित्र और ट्रांसफार्मर में आपके परीक्षा में एक ही पूछा जाएगा चाहे जो। ठीक, अब इसके बाद मैं बात करूंगा क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे की। आपका जो फर्स्ट पेपर का लास्ट पार्ट है क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें आपको क्या पढ़ना है ये आपको मैं बता दे रहा हूं। इसमें देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे के गुण क्या है, अभिलक्षण क्या है इसके, और साथ साथ इसमें जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है किसकी परास कितनी होती है ये आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न में या बहुविकल्पी प्रश्न में देखने को मिल सकता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे और पढ़ लेंगे। और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, यानी ये क्यों अनुप्रस्थ प्रकृति को बताती है इसको आपको जान लेना है, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न आपको विस्तृत उत्तरी में मिल सकते हैं। तो यहां तक आपका फर्स्ट पेपर हो गया, आपको फर्स्ट पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सब बता दिया गया है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर यानी आपका जो प्रकाश वाला पार्ट है, इसमें आपको क्या क्या सीखना है मैं इसके बारे में आपको बताने चल रहा हूं। तो प्रकाश वाले पार्ट में जो आपको सीखना है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रकाश वाले पार्ट में आपको यहां पर जाना है मानव नेत्र। मानव नेत्र में वैसे कभी कभी नामांकित चित्र पूछ लेता है, नहीं इससे सीधे और कुछ नहीं पूछता, उसमें पूछेगा अगर निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष क्या होता है इसको आपको, और क्या दोष है कहाँ पर वस्तु रखी जाए। ठीक, तो सबसे पहला पार्ट में प्रकाश में आपको मैं बता दूं क्या आपके लिए आवश्यक है। फ्रिज में आपको कभी कभी एक सवालें मिल सकती हैं, या कह सकते हैं जो n बराबर सूत्र होता है साइन A प्लस डेल m बाई 2 अपान साइन A बाई 2, ये सूत्र आपको पूछा जा सकता है, इसको आप सीख लेना। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं आपको जब इसमें आप पढ़ेंगे आगे तो मानव नेत्र में समंजन क्षमता, और उसके बाद जब दूरदर्शी वाले पार्ट में जाएंगे तो दूरदर्शी वाले पार्ट में आपको क्या आवश्यक है, दूरदर्शी आप उसमें पढ़ लेना है। अब इसके लिए जो इसकी क्षमता होती है या अभिदृश्य के अभिनेत्र कहाँ पास में रखे जाए तो क्या सूत्र होता है इसको आपको समझ लेना है। और साथ में आपका इसमें इतना हो गया, और साथ में जब इसमें आप आएंगे तो आगे है हाइगेंस का सिद्धांत। तो हाइगेंस का सिद्धांत बहुत ही आवश्यक है, ये विस्तृत उत्तरी में पूछा जाता है। हाइगेंस का सिद्धांत आप इसको नोट करके रख लो, ये आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं जब आप जाएंगे जब फ्रिंज चौड़ाई, आप इसको अगर समझ लो भाई, फ्रिंज चौड़ाई जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से एक आंकिक प्रश्न लिख के रख लो, ये आने वाला है, इसमें का जो आंकिक प्रश्न है ये आने वाला है, आप इसको लिख के रख लो, ये आपके प्रश्न में बिल्कुल मिलेगा। और साथ में व्यतिकरण वाले पार्ट से थोड़ा पढ़ लेना है आपको, और तरंगाग्र जो होता है हाइगेंस के सिद्धांत में तरंगाग्र क्या है ये सबको आपको देख लेना है। ठीक, और इसके बाद जब आपकी जो अगला यूनिट है द्रव्य तथा विकिरण, यानी जिसमें आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जानना है। ठीक, अब उसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको द्रव्य तरंगे, दे ब्रैगली तरंग दैर्घ्य, ये सब आपको पढ़ लेना। इसमें से अक्सर आपको
कार्यफलन वाली सवालें मिलेंगी आपके परीक्षा में, आपको पेपर में कार्यफलन की सवालें मिलेंगी और इसको आपको पढ़ लेना है। और एक बात और, इस वाले पाठ में आपको आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये आपको उतना ही आवश्यक है जितना हाइगेंस का। तो हाइगेंस या प्रकाश वैद्युत में कभी कभी एक जरूर पूछता है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, प्रकाश वैद्युत और हाइगेंस वाला, आप इसको नोट करके रख लो। अब इसके बाद बात आ गई किसमें, परमाणु तथा नाभिक में। तो परमाणु तथा नाभिक में आप इतना याद रखना, नाभ की संलयन, नाभ की विखंडन क्या होता है, कैसे पदार्थ टूटता है, क्या होता है नाभिक की संरचना, इसको आप जानते ही होंगे। और समभारिक समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, इसको देख लेना है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका जो परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल है, इसको आप पढ़ लेना। रदरफोर्ड मॉडल ये कभी कभी पूछ लेता है कि क्या होता है, इसको आप बताएंगे, ठीक। और इसमें साथ साथ जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी जो बामर की श्रेणी है, ठीक, इसको लाइमैन के, ये सब आपको पढ़ लेना है, आपको कभी कभी पूछ लेता है, ठीक। पूरा पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें आपको इतना पढ़ना है। और साथ में आपको मैं बता दूं, जो आपका लास्ट यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये पार्ट, ये यूनिट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले आपको चालक, अर्धचालक यानी इसको आप जानते हैं, और डायोड आपको पढ़ना है, यानी अग्रदिशिक कैसे होता है और पश्च दिशिक कैसे होता है। और मैं आपको बता दूं, एलईडी पढ़ लेना है, और फोटो डायोड पढ़ लेना है आपको, फोटो डायोड और एलईडी पढ़ लेना है आपको, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ट्रांजिस्टर में आपको मैं बता दूं, केवल ट्रांजिस्टर में जो क्या होते हैं, उत्सर्जक विन्यास, ट्रांजिस्टर का आपका उत्सर्जक विन्यास पढ़ना है, ये आप इसको नोट कर लो भाई, उत्सर्जक विन्यास, ये ट्रांजिस्टर में आपको बहुत महत्वपूर्ण है। और लॉजिक गेट तो आपको चारों जो आपके तीन हैं वो आपको पढ़ लेना है, लॉजिक गेट ये आपको सब पढ़ लेना है, तीनों चारों है ना, 4 गेट है, एंड और नॉट और, ठीक, एंड है और एंड है, 4 है, आपको लॉजिक गेट चारों पढ़ लेने हैं। और इसके बूनियल व्यंजक कभी कभी पूछ लेता है कि इसके लिए जो समीकरण होता है उसको लिखिए। तो यहाँ तक मैं आपको पूरे फिजिक्स का सब बता दिया गया, तो आप इसको याद करके या जो आप कैसे भी करके आप इसको सीख करके अच्छे अंक पा सकते हैं पूरे फिजिक्स में। अब क्या दोहराना है, मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूं। पहले पार्ट में आपको जो पढ़ना है वो है क्या, एक समान जो डाउ बराबर पी साइन थीटा है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। दूसरा पार्ट में आपको असमान एक समान जो समांतर अनंत विस्तार के समांतर चादर, उसको पढ़ लेना है। तीसरा पार्ट जो वैद्युत विभव का है, वैद्युत विभव वाले पार्ट में आपको उसमें जो कुछ है समविभव पृष्ठ, इसको पढ़ना है। चौथा संधारित्र में आपको वही आपको पढ़ना है कि क्या वन डे ग्राफ जनित्र संधारित्र के बीच कैसे पता रखा जाए। फिर अगला पार्ट आपको वैद्युत में ओम का नियम आ जाता है, इसको पढ़ लेना है। और उसके बाद जो किरचॉफ का नियम है उसको देख लेना है। और किरचॉफ के नियम में जो आपको बताया गया कि वन डे ग्राफ जनित्र, उसको व्हीटस्टोन सेतु है, उसको देख लेना है। उसको देखने के बाद अगला पार्ट जो आपको वैद्युत चालन में बताया गया क्या सीखना है। और सेकेंड वाले पार्ट में इतना आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं अगले वीडियो में आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या कुछ सवालों को लेकर आऊँगा कि आपको क्या सवाल हैं, किस तरह के सवालें आती हैं, तो आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा। तो फिलहाल हम चलते हैं। अगर आप लोगों की कुछ मदद हो जाती है तो आप लोग हमारे चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।